हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इंपॉर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कल सर सुबह में पेपर है, तो मुझे अब टाइम मिला है। तो ये है पॉलिटिकल साइंस का योर योर लॉज योर राइट्स, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। ओके बच्चों, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के हेल्प के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि कोई भी दोस्त आपका बच ना पाए और रह ना पाए। पेपर के लिए हेल्प हो जाएगा उनको, क्योंकि इस बार बुक नहीं है तो सारे लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे के अपने हेल्प के लिए। बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगा आगे तक। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो ये रहा विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। ओके, तो देखिए विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समता, ठीक है ना। भारत में इसे उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं जिसमें यह अंग्रेजी अमेरिका विधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में घोषित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 14, किसी राज्य में यदि किसी वर्ग में को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा अन- अन्याय अन्याय लोगों इससे वंचित हैं, ठीक है ना, तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा सकता। अतः प्राचीन राज्य में अथवा मध्य युग के सामंत समाज में जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर था, वहाँ विधि की समता नहीं थी। तो बच्चों, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं जितना कोशिश हो सके सुबह तक मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। उदाहरण के लिए रोम साम्राज्य के विधान में हम पैट्रिशियन उच्च वर्ग एवं प्लीबियन जनसाधारण तथा रोमन नागरिक एवं पेरेग्रिन्स विजित देश के निवासी के अधिकारों में अंतर पाते हैं। दासता भी विधि द्वारा समर्थित थी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय में समान रूप से न्याय मिलता है। राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादा की दृष्टि से इस नियम के थोड़े से अपवाद है। यथा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हो सकते। अनुच्छेद 361, एक विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अनुच्छेद 51, ठीक है, भारतीय संविधान में कानून के संरक्षण के समानता न केवल देश के नागरिकों को अपितु विदेशियों को भी समान रूप से जाति, धर्म, वर्ण, जन्म स्थान आदि का भेदभाव किए बिना दी गई है। पुरुषों और स्त्रियों के अधिकारों में भी अंतर नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 में ये बोला गया है, ठीक है। विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना। विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो बच्चों, कल आप लोग का पेपर है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में दूँ। ओके बच्चों, तो चलिए। संवैधानिक इतिहासकार आइवर जेनिंग्स ने विधि के शासन का अनियंत्रित घोड़ा घोड़ा अनरोली हॉर्स के रूप में चिन्हित किया है। उनका मानना था कि विधि के शासन को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में यह कुछ सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। इस कानून का शासन भी कहा जाता है कानून को कहा जाता है शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इससे राज्य के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य है। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल नहीं मानी गई है और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है।
विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी कार्यपालक शक्तियां का प्रयोग किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है या सीमा से अधिक किया जाता है तो जनता उसके आचरण को चुनौती दे सकती है और न्यायालय उनके आचरण में सुधार करेंगे। ठीक है। विधि के शासन के अंतर्गत सरकारी अधिकारी को मनमाना विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के पास विवेकाधिकार की असीमित शक्तियां नहीं होती। सभी व्यक्तियों को विवेकाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है। विधि के शासन के अंतर्गत सभी विधि के उल्लंघन करने वाले दंडित किया जाता है। सभी व्यक्तियों पर देश का संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं माना जाता है। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नेता को विशेष छूट नहीं होती। भारत में केशवानंदन भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। बाद में जबलपुर डीएम बनाम एस.के. शुक्ला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ही विधि का शासन है। वर्ष 1981 के एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि न्यायाधीशों को आर्थिक या राजनीतिक शक्तियों के सामने सख्त होना चाहिए और उन्हें विधि के शासन के मूल सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। भारत में कानून के शासन नागरिकों और गैर नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन की सीमाएं। आज बदलते विश्व परिवेश व राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून के शासन का अर्थ भी बदल गया है। आज कानून के शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी है। विधायिका के पास कार्यभार की अधिकता के कारण आज कुछ मामलों में कानून को विस्तृत व व्यापक रूप कार्यपालिका ही देती है। यही व्यवस्था प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। इस प्रकार कानून संसद के हाथों से निकलकर कार्यपालिका के पास आ चुका है। आज अनेक देशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त है। अपने गलत कार्यों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को और मुकदमा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जा सकता है। ओके। आज अनेक देशों में सैनिक व्यवस्था को पूर्णतः स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। सेना के अपने न्यायालय व बोर्ड होते हैं जो सैनिक द्वारा किए गए अपराधों की जांच करते हैं व सजा देते हैं। सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध किसी तरह की अपील साधारण न्यायालय में या कहीं भी नहीं की जा सकती है। भारत में सैनिक न्यायालयों को अलग व स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। भारत, अमेरिका आदि देशों में नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का जन्म संवैधानिक प्रावधानों की देन है कि न कि न्यायिक निर्णय की। भारत में कानून के शासन का विश्लेषण। वर्षों से भारत आतंकवाद से पीड़ित है जिसे दृढ़ता से लड़ने की जरूरत है। हालांकि आतंकवादी रोधी कानूनों में ऐसे प्रावधान नहीं होना चाहिए जो मानव अधिकारों की छीन करते हैं। एक कानून जो संदिग्ध आतंकवादियों की हत्या की अनुमति देता है या कार्यकारी शक्तियों द्वारा सुनवाई के बिना निरोध को वैध बनाता है, वह कानून के शासन का विनाशकारी रूप है। इसके अतिरिक्त नकली मुठभेड़ और मुठभेड़ विशेषज्ञ का कानून के शासन के आधार पर सरकार में कोई स्थान नहीं है। जब शासन कानून कायम रखने में विफल हो जाता है तो यह लोकतंत्र, समानता और मौलिक अधिकारों के लिए खतरे की तरह है जो संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। फिर भी भारत में कहीं से कोई असंतोष स्वर नहीं सुनाई देते जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अक्सर प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रभावी लोगों की कमी के कारण कानून अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है और यह भारत के शासन संरचना के लिए गंभीर समस्या का कारण बनता है। भारतीय अदालतों में वर्तमान में कई मामले लंबित है, अतः जिस दर पर न्याय मिल रहा है उसमें तभी सुधार होगा जब प्रत्येक मामले को कुशलता से सुना जाए। आपराधिक न्याय प्रणाली का अर्थ। आपराधिक न्याय प्रणाली के तत्पर सरकार के उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार हेतु कार्यरत है। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है क्योंकि समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि वह उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, उन्हें नियंत्रित करने और ऐसा करने वाले को दंडित करने का कार्य न्यायिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलतः 3 तत्व है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में अपराधी को रिपोर्ट करती है और इस संबंध में जांच करती है। साथ ही उनका कार्य सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्रित करना
एवं उनकी रक्षा करने भी होता है। उल्लेखनीय है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अधिनिर्णय अधिनिर्णय संस्थान आपराधिक न्यायालय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। न्यायालय की कार्रवाई न्यायाधीशों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इनका मुख्य कार्य यह निर्धारित करना होता है कि किसी आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, और यदि किया है तो क्या सजा दी जानी चाहिए। अभियोजनकर्ता वे वकील होते हैं जो न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभियोजनकर्ता कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की समीक्षा करता है और यह निर्णय लेता है कि क्या केस छोड़ देना चाहिए या मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। बचाव पक्ष का वकील ये सरकार द्वारा दायर मुकदमे के विरुद्ध न्यायालय में आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदालत के मुकदमे हेतु बचाव पक्ष इन वकीलों को कुछ पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है, परंतु यदि आरोपी इस कार्य हेतु समर्थ नहीं है तो न्यायालय द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जाती है। सुधार गृह या कारावास इस संस्था का प्रमुख कार्य न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना एवं उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य आपराधिक घटनाओं को रोकना, अपराधियों को दंड देना, अपराधियों का पुनर्वास की व्यवस्था करना, पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा देना, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास भारत में आपराधिक न्याय का एक लंबा इतिहास है। इस संदर्भ में प्राचीन काल में विभिन्न प्रणालियों का विकास हुआ और विभिन्न शासकों द्वारा उन्हें लागू करने का यथासंभव प्रयास किया गया। विदित है कि भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोबेश 21वीं सदी में भी समान ही है। सर्वप्रथम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने तत्कालीन प्रचलित मुस्लिम आपराधिक न्याय प्रणाली के दोषों और असमानताओं की पहचान की। हालांकि इस संदर्भ में सबसे बड़ा परिवर्तन भारतीय दंड संहिता के निर्माण के साथ आया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लॉर्ड थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में गठित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई थी। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को वर्ष 1973 में अधिनियम किया गया और 1974 में इसे लागू किया गया। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कानून प्रवर्तन देश में अधिकांशतः राज्य में पुलिस की छवि जनता के साथ मित्रवत न होकर अपने अधिकारों को दुरुपयोग करने वाली संस्था के रूप में रही है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो फिर पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना आवश्यक है। आंकड़े के अनुसार एक पुलिस अधिकारी औसतन एक दिन में लगभग 14 घंटे कार्य करता है, जबकि मॉडल पुलिस एक्ट सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी की सिफारिश करता है। इसी वर्ष सितंबर में जारी एक रिपोर्ट में प्रत्येक दूसरे पुलिसकर्मी ने सप्ताह में एक भी अवकाश न मिलने की बात कही थी। अत्यधिक कार्यभार के अलावा पुलिस विभाग को आवश्यक संसाधनों के अभाव का भी सामना करना पड़ता है। कुछ पुलिस स्टेशनों में पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, परिवहन, पर्याप्त कर्मचारी और अनियमित खरीद के लिए धन जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 देशों में 68वीं है। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोग का योर लॉज योर राइट्स का पहला वीडियो है और ये हमारे साथ बने रहिए। देखिए रात में या सुबह तक बहुत सारे वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग को हेल्प हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अब इसको पढ़िए, टाइम जैसे ही मिलता है एक बार पढ़िएगा, तभी कल आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।